Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about UNESCO's memory of the world's Asia Pacific Regional Register. आर्ट एंड कल्चर में यूजफुल हो सकता है जीएस पेपर 1 में, बट अगले साल प्रीलिम्स में आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं इस टॉपिक के। क्या है करंट न्यूज वो देखते हैं। तो हाल फिलहाल में रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सरहद लोकना which has been included, these three epics or texts have been included in UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register. तो पहले इन तीनों टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं और फिर इस रजिस्टर के बारे में समझेंगे कि ये है क्या। तो पंचतंत्र पुरानी एंशियंट इंडियन कलेक्शन है ऑफ इंटर रिलेटेड एनिमल फेबल्स, मतलब इसमें एनिमल्स को कैरेक्टर बना करके कहानियां बताई गई हैं। खरगोश, चूहे, शेर, बाघ, बिल्ली, इनकी कहानियां हैं। तो पंचतंत्र की कहानियां, जानवरों की कहानियां, उनको कैरेक्टर बना करके जिससे बच्चों को मोरल स्टोरीज दी जाती हैं। इस पंचतंत्र वेयर रिटेन इन संस्कृत वर्सेस, इनको लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। और पंचतंत्र जो है वो 3rd सेंचुरी बीसी में के आसपास लिखी गई थी, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा रामचरितमानस, इट इज बेस्ड ऑन रामायण। रामायण जो महर्षि वाल्मीकि वाल्मीकि ने लिखा था, उसके बेसिस पे ही रामचरितमानस लिखा गया है। एंड ये जो रामचरितमानस है ये 16th सेंचुरी के आसपास लिखी गई है इन अवधी डायलेक्ट। और रामचरितमानस को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो रामायण बाय महर्षि वाल्मीकि और रामायण के बेसिस पे रामचरितमानस, जिसको लिखा है तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में। और फिर है सरहद्य लोकनव, ये एक संस्कृत ट्रेटाइज है, पोएम्स हैं, जिसको लिखा है आचार्य आनंद वर्धन जी ने 17th सेंचुरी में। तो ये तीनों टेक्स्ट जो हैं इसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है। क्या है ये रजिस्टर? इसको बनाया गया था 1992 में एंड बाय एशिया पैसिफिक रीजनल कमिटी ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को ने क्या कर रखा है? यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और यूनेस्को ने पूरे दुनिया को अलग अलग रीजनल चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। रीजन को बेसिकली रीजनल चैप्टर्स कहते हैं वहां पे। और फिर उसी की एक रीजन है एशिया पैसिफिक रीजनल कमिटी, जिसमें भारत आता है। और वहां पे फिर जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हेरिटेजेस होते हैं उसको प्रिजर्व करने का काम वो फिर एशिया पैसिफिक रीजनल कमेटी चैप्टर करती है। तो ये वाला जो रीजन है इसमें इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये सब आते हैं। ये यूनेस्को के एशिया पैसिफिक रीजनल कमेटी चैप्टर में आता है। और यूनेस्को का ये वाला जो चैप्टर है फिर इस रीजन में इंडिया, एशिया पैसिफिक रीजन, साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया, इन रीजन में कोई इंपॉर्टेंट हेरिटेज हो, चाहे वो नेचुरल हो या कल्चरल हो, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो, उनको कंजर्व करने पे काम करता है। तो सरल भाषा में यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका वैसे भी काम है हेरिटेजेस को प्रिजर्व करना। आपने सुना होगा कि काजीरंगा यूनेस्को हेरिटेज साइट है एंड ऑल, तो उसका काम वैसे है हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करना। वो इम्पोर्टेंट एंशियंट टेक्स्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। यूनेस्को ने पूरे दुनिया को अलग अलग रीजनल चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। उसके एशिया पैसिफिक चैप्टर ने इन 3 इम्पोर्टेंट टेक्स्ट भारत से इनको रजिस्टर में इंक्लूड करने का फैसला किया है, मतलब इनको अब कंजर्व करने पे वो फोकस करेंगे। दिस इज द न्यूज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आईसीसी एंड आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। वैसे तो न्यूज आईसीजे से रिलेटेड है, बट आने वाले मेंस एग्जाम में इनमें से किसी पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है या दोनों को कंपेयर कंट्रास्ट करने पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इस आर्टिकल की मदद से हम लोग सब कुछ देखेंगे अबाउट बोथ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, आईसीसी एंड आईसीजे। So these topics are important from our syllabus GS paper 2 international institutions point of view.
देखिए, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूनाइटेड नेशन की एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। देखिए, प्रीलिम्स के दौरान मैं आपको रटा चुका हूं यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर, कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और 17 स्पेशलाइज एजेंसीज हैं। तो पिछले आर्टिकल में हमने बात की यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज एजेंसीज के बारे में, और अभी हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में। जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, फिर यूनाइटेड नेशंस का ट्रस्टीशिप काउंसिल है, जो इट हैज सीज्ड वर्किंग। ट्रस्टीशिप काउंसिल 1994 के बाद से, जिसका काम था दुनिया भर में डेमोक्रेसी को प्रमोट कराना, वो अब फंक्शनल नहीं है। उसके अलावा इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की, जो सारे स्पेशलाइज एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करती है। और छठा प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो आईसीजे है, इट इज जुडिशियल आर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका काम होता है कि अगर दुनिया भर में कोई डिस्प्यूट हो जाए दो देशों के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कोई देश इंटरनेशनल कानून को अगर तोड़ता है, तो फिर आईसीजे में दूसरा देश उसके खिलाफ, पहले जो वॉयलेटिंग कंट्री है उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकता है। तो एक बार करंट न्यूज देखते हैं एंड देन वी विल गेट इनटू डिटेल कि व्हाट एग्जैक्टली इज आईसीजे। तो करंट न्यूज ये है कि आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो यूनाइटेड नेशंस की जुडिशियल विंग है, वहां पे साउथ अफ्रीका ने केस रजिस्टर किया है अगेंस्ट इजराइल फॉर इट्स कंटिन्यूअस बॉम्बिंग इन राफा रीजन। तो राफा रीजन के बारे में मैंने 4-5 दिनों पहले ही एक आर्टिकल कवर किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि ये जो राफा वाला एरिया है, यहाँ पे एक क्रॉसिंग है जिसको हम लोग कहते हैं राफा क्रॉसिंग, विच ओपन्स इनटू इजिप्ट। अभी गाजा एरिया में तो लगातार बॉम्बिंग कर रहा है इसराइल सिंस अक्टूबर, जब हमास ने इसराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया था, या आप कह सकते हैं अटैक किया था। देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट कंसीडर हमास एज अ टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है, बट इसराइल के वर्जन में कहा जाए तो हमास ने टेररिस्ट अटैक किया। उसके बाद से इसराइल हैज बिन कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग दिस रीजन, गाजा रीजन। अब गाजा के जितनी भी जनसंख्या है, उसका 50% पॉपुलेशन इस छोटे से एरिया में आकर के कंसंट्रेटेड हो गए, इन होप कि ये राफा क्रॉसिंग के थ्रू इजिप्ट में उनको घुसने का मौका दिया जाए, ताकि वो अपनी जान बचा सके। और अब इसराइल लगातार इस एरिया में बॉम्बिंग कर रहा है। इसराइल का कहना है कि यहाँ पे हमास के 4 अलग अलग यूनिट्स ऑपरेशनल हैं। अब इसराइल की लगातार बॉम्बिंग के कारण इन द राफा रीजन कई सारे जाने जा रही हैं, लाइफ लॉसेज आर हैपनिंग, डैमेजेस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज हैपनिंग। इस कारण से साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ केस किया है इन आईसीजे कि इसराइल इज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। इसराइल इज रिजॉर्टिंग टू जीनोसाइड इन राफा रीजन। ये पहली बार नहीं है जब साउथ अफ्रीका ने केस करने की कोशिश की है। इट इज फोर्थ टाइम व्हेन साउथ अफ्रीका इज ट्राइंग टू रजिस्टर ए केस अगेंस्ट इसराइल एट आईसीजे फॉर इट्स बॉम्बिंग इन गाजा रीजन। अब ये तो न्यूज है कि साउथ अफ्रीका ने केस किया, लेकिन ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस पर्सपेक्टिव से। मेंस में आपसे पूछेगा आईसीजे है क्या, फिर आपसे पूछ सकता है इससे मिलता जुलता ऑर्गेनाइजेशन आईसीसी के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आईसीजे यूनाइटेड नेशन की एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स मैंने आपको बताए, उसमें से एक है आईसीजे, एंड इट इज जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका सीट है इन हेग, नीदरलैंड्स। इसकी मेन जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी एक देश इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता है, तो दूसरा देश उसके खिलाफ आईसीजे में केस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुलभूषण जाधव केस भारत और पाकिस्तान के बीच में। कुलभूषण जाधव इंडियन नेशनल, भारत के नागरिक, इनको अरेस्ट किया पाकिस्तान ने। तो इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं, कॉन्सुलर ऑफिसर्स इन पाकिस्तान, दे ट्राइड टू मीट कुलभूषण जाधव इन ऑर्डर टू फ्रेम हिज केस इन हिज डिफेंस। लेकिन पाकिस्तान ने इंडियन कॉन्सुल ऑफिसर्स को कुलभूषण यादव से मिलने नहीं दिया। तो इसको देखा गया एज वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो ये एक इंटरनेशनल लॉ है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इसको वायलेट कर रहा था पाकिस्तान।
क्योंकि अगर हमारे देश का इंसान किसी दूसरे देश के जेल में बंद है, तो हमारे ऑफिसर जो उस देश में हैं, एम्बेसडर्स या कॉन्सुल ऑफिसर्स, उनको हक होना चाहिए अपने नेशनल से मिलने का और उसके डिफेंस में केस प्रिपेयर करने का। दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस एज पर दिस इंटरनेशनल लॉ, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, which Pakistan was not following, and that is why India brought a case against Pakistan at ICJ फॉर वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन, जहां भारत केस जीता भी और कुलभूषण जाधव से फिर मिलने का मौका मिला हमारे कॉन्सुल ऑफिसर्स को। तो ये है आईसीजे। इंटरनेशनल लॉ अगर कोई देश तोड़ता है तो दूसरा देश पहले देश के खिलाफ केस कर सकता है। इससे मिलता जुलता ऑर्गेनाइजेशन है आईसीसी, पर दोनों का काम काफी अलग है। दोनों एक ही जगह पे लोकेटेड हैं, इन द हेग, नीदरलैंड्स। बट जहां आईसीजे एक देश के खिलाफ केस रजिस्टर करता है, आईसीसी रजिस्टर्स केस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स फॉर इंगेजिंग इनटू जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स। अगर कोई इंडिविजुअल इस तरह की हरकत करता है मास लेवल पे, जीनोसाइड मतलब मास लेवल पे मर्डर, स्पेशली पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेस और जीन्स, कुछ ऐसी हरकत करता है जिसको पूरी इंसानियत के लिए क्राइम माना जाए, वॉर के टाइम में इन ह्यूमन एक्टिविटीज करता है, मास मर्डर, रेप्स एंड ऑल, तो फिर उस इंसान के खिलाफ केस किया जा सकता है आईसीसी में। अब आईसीसी is intended to complement the existing national judicial system, and it may therefore only exercise its jurisdiction when certain conditions are met, such as when national courts are unwilling or unable to prosecute the criminal। इसका क्या मतलब है कि जो देश आईसीसी का सिग्नेटरी है, नॉर्मली तो उस देश के कोर्ट्स में ही उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस किया जाएगा। बट मान लीजिए वो इंडिविजुअल काफी पावरफुल है या फिर उस देश की पहुंच से बाहर है टेरिटोरी वाइज, तो उस केस में मामला आईसीसी में जा सकता है। आईसीसी हैज बीन क्रिएटेड एज पर रोम स्टैट्यूट, इंटरनेशनल लॉ है रोम स्टैट्यूट, एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2002। कई सारे महत्वपूर्ण देश आईसीसी का हिस्सा नहीं है, उसमें यूएस, रसिया, इजराइल ये हिस्सा नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी। यू सी, इंडिया हैज नाइदर साइंड नॉट रेटिफाइड आईसीसी। तो भारत आईसीसी का हिस्सा क्यों नहीं है, उसके तीन मुख्य कारण हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आईसीसी में कुछ ऐसे केस हमारे खिलाफ लाए जाएं जो दूसरे देश किसी सेल्फिश या वेस्टेड इंटरेस्ट से ला रहे हैं। और उसके अलावा आईसीसी सबॉर्डिनेट टू यूएनएससी। देखिए, आईसीसी वैसे सीधा सीधा इसका यूनाइटेड नेशन से रिलेशन नहीं है, बट यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कुछ केस रेफर कर सकता है आईसीसी को। और यूएनएससी में भारत के पास परमानेंट सीट तो है नहीं। यूएनएससी के अंदर कई सारे मेंबर्स काफी सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट से काम करते हैं। तो हो सकता है कश्मीर का मामला मान लीजिए रेफर करा जाए और बोला जाए कि इंडिया वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है विथ वेस्टेड इंटरेस्ट, दैट वी आर नॉट डूइंग, बट ऐसे केस तो किए जा सकते हैं। तो सिंस यूएनएससी का सबॉर्डिनेट है आईसीसी, इंडिया डज नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ आईसीसी इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी फ्रीवोलस केस अगेंस्ट इंडिया। उसके अलावा आईसीसी का ज्यूरिडिक्शन काफी लिमिटेड है। आईसीसी डज नॉट कवर इश्यूज लाइक टेररिज्म एंड न्यूक्लियर वेपन, दैट इज व्हाई इंडिया बिलीव्स आईसीसी इज अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास कोई अपने पावर भी नहीं है अपने डिसीजंस को इन्फोर्स कराने के। और अननेसेसरी कोई इंटरनल मैटर इंडिया का इंटरनेशनलाइज हो, वो हम नहीं चाहते। हमने कभी मान लीजिए एनआरसी या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेकर के चर्चा हो आईसीसी में, हमारे किसी बड़े नेता के खिलाफ मान लीजिए वहां इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन हु इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, किसी के खिलाफ अगर कोई केस हो जाता है आईसीसी में, तो इट विल बी एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। दैट इज व्हाई इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी। तो आईसीसी और आईसीजी के बीच में अंतर मैंने यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में लिख दिया है। सरल सी बात है, आईसीसी इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट केस लेता है, आईसीजे कंट्रीज के अगेंस्ट केस लेता है। आईसीजे जो है यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, आईसीसी का सीधा सीधा यूनाइटेड नेशन से लेना देना नहीं है। येट आईसीसी टेक्स अप दोज केसेस विच आर रेफर्ड टू इट बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आईसीजे वाज क्रिएटेड एज पर UN चार्टर ऑफ 1946। आईसीसी हैज बीन क्रिएटेड एज पर रोम स्टैट्यूट। वैसे दोनों एक ही जगह लोकेटेड हैं, इन द हेग, नीदरलैंड्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हाईलाइट द मेन डिफरेंस बिटवीन आईसीसी एंड आईसीजे, ऑल्सो डिस्कस व्हाई इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी। तो ये तो हम लोग पूरा डिस्कस कर ही चुके हैं, दोनों के बीच का अंतर क्या है और भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है।
Please attend this question and submit the answer in the comment section. The next topic is about road safety issues. Again, this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. रोड सेफ्टी पे, रोड फैटेलिटी, रोड एक्सीडेंट्स पे प्रश्न आ सकते हैं जीएस पेपर 2 में। कुछ अगर डेटा याद रख पाए तो अच्छा रहेगा। इस तरह के सवालों में अगर आप डेटा के साथ इंट्रोडक्शन दें तो अच्छा आंसर माना जाता है। तो साल 2022 का डेटा हाल फिलहाल में आया है। 1,68,000 deaths have happened in 2022, which is higher with respect to number of deaths happened in 2021, which was close to 1,50,000। तो भारत के अंदर नंबर ऑफ डेथ्स बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 5% हम अपनी जीडीपी का लॉस फेस करते हैं हर साल बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। जीडीपी में लॉस कैसे होता है? रोड एक्सीडेंट्स के कारण रोड जैम हो जाते हैं, तो इस कारण से लॉजिस्टिक्स स्लो हो जाता है। रोड एक्सीडेंट्स के कारण जो प्रोडक्टिव ह्यूमंस हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिस कारण से इकोनॉमी को लॉस होता है। तो रोड एक्सीडेंट्स ह्यूमन फर्टिलिटीज तो करा ही रहे हैं, जीडीपी को लगभग 5% का नुकसान कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से इंडिया हैज हाईएस्ट रोड फर्टिलिटीज डिस्पाइट हैविंग ओनली 1% ऑफ वर्ल्ड्स व्हीकल। डेटा इज इंपॉर्टेंट। 3 डेटा है आपके सामने, अगर रट पाए तो अच्छा है रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड। चौथी भी बात अगर ध्यान रख पाए कि भारत में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन किल्ड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। तो एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कह दिया था कि रोड एक्सीडेंट is bigger threat for India as compared to terrorism. The number of people who die because of road accidents every year is much, much bigger than number of people who die because of terrorism. So this is how we can see things. और इस तरीके से डेटा से आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को और कंपैरिजन करके आप किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे का इंपॉर्टेंस आप बता सकते हैं। तो टेररिज्म और रोड एक्सीडेंट को कंपेयर करके सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करने की कोशिश की कि यू सी हाउ ट्रबलसम रोड एक्सीडेंट्स आर फॉर इंडिया। रोड एक्सीडेंट्स के पीछे कारण क्या है ये आप भी बना करके भी लिख सकते हैं आंसर में। ओवर स्पीडिंग, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, मोबाइल फोन यूज करते हैं, खाते पीते हुए गाड़ी चला रहे हैं, रोड्स खराब होते हैं, पॉटहोल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स एंड नॉन कॉम्प्लायंस, नॉट यूज ऑफ सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स एंड ओवर लोडिंग ऑफ व्हीकल्स। भारत सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं रोड एक्सीडेंट्स को कर्व करने के लिए? मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें पेनल्टी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है अभी रोड सेफ्टी नॉर्म्स को वायलेट करने पे। कैरेज बाय रोड एक्ट 2007, ये जो कैरियर्स होते हैं इस तरह के ट्रक्स, माल ढोने वाले, उनके लिए स्ट्रिंजेंट कानून लाया गया। कैरियर्स रोड बाय रोड एक्ट 2007। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998, इसकी मदद से एनएचएआई बनाया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको काम दिया गया है मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज, ताकि रोड की कंडीशंस खराब ना हो, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। प्राइवेट इनिशिएटिव्स भी हैं अगर आप याद रख पाए तो। मारुति सुजुकी का ड्राइव सेफ इंडिया कैंपेन, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ड्राइव सेफ कैंपेन, बीसीसीआई ने इंडिया रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज कराई थी ताकि रोड सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। एक कमिटी भी है, अगेन आप याद कर पाओ तो अच्छा रहेगा, सुंदर कमिटी ऑन रोड सेफ्टी। सुंदर कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने क्या कहा कि एक नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड बनना चाहिए सेंट्रल लेवल पे। सिमिलरली एक स्टेट लेवल पे स्टेट रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड बनना चाहिए। और फिर उसके अलावा देयर शुड बी ए वेल डेवलप्ड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रोड सेफ्टी प्लान। पोस्ट एक्सीडेंटल केयर ट्रॉमा मैनेजमेंट के लिए भी एक अलग से प्रोविजंस होने चाहिए। आप बस नाम याद रखो, सुंदर कमिटी रिकमेंडेशन ऑन रोड सेफ्टी, और बोर्ड एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, बस इतना याद रख। ठीक है, इतना भी काफी है। इंपॉर्टेंट बात यह है, एक और बात सुंदर कमेटी से संबंधित, कि टोटल 1% ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम डीजल एंड पेट्रोल सेस शुड बी डिवोटेड फॉर रोड सेफ्टी फंड। तो डीजल और पेट्रोल पे 1% का रोड सेफ्टी सेस लगा दिया जाए, यानी कि जितना भी उन पे टैक्स है 1% उस पर और टैक्स लगा दिया जाए। टैक्स ओवर टैक्स, सेस इज नथिंग बट टैक्स ओवर, और वो पैसा जो है रोड सेफ्टी फंड में डाला जाए। उस रोड सेफ्टी फंड से फिर पोस्ट एक्सीडेंट केयर, ट्रॉमा मैनेजमेंट, ये सब किया जाए। ये सब हो गए सुंदर कमेटी के रिकमेंडेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव्स दिया भारत सरकार को कि जो लोग भी रोड एक्सीडेंट के दौरान विक्टिम की मदद करने की कोशिश करते हैं वो लोग कहे जाएंगे गुड समैरिटन।
और उनको अननेसेसरी पुलिस केस में हरास नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स के केस में नॉर्मली क्या कहा जाता है कि जो पहला आवर होता है दैट इज गोल्डन आवर, उस वक्त अगर विक्टिम को सही ट्रीटमेंट मिल गया तो फिर विक्टिम की जान बचाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि लोग, आसपास के लोग जो विक्टिम को देख रहे हैं उसको हेल्प करें। लेकिन वो लोग इसलिए हेल्प नहीं करते बहुत बार क्योंकि अननेसेसरीली बाद में पुलिस जांच पड़ताल में उन लोगों को हरास करती है। तो गुड समारिटन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड, दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू द गवर्नमेंट, कि पुलिस अननेसेसरी इनको हरास ना करे। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं भारत के लेवल पे। ठीक है, एक कानून, स्टैट्यूटरी इनिशिएटिव्स, उसके अलावा दिस इज कमिटी एंड सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव्स फॉर हैविंग रोड सेफ्टी। इंटरनेशनल लेवल पे वी हैव ब्रासीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी, फिल्म्स के लिए याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव डिकेड एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम। जितना याद रख पाए ये सब उतना जरूरी नहीं है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि इंडिया नीड्स टू लर्न फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस followed by world countries, example Japan. So Japan has achieved a remarkable reduction in road traffic deaths from 16,000 to 3,000. इसके लिए इसने क्या किया है? स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज, इंप्रूवमेंट ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। तो जापान नाम याद रखिए। और कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं वी नीड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय कंट्रीज लाइक जापान एंड हु हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड रोड रिलेटेड एक्सीडेंट्स। ये प्रश्न है इस टॉपिक के बेसिस पे, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशंस दैट वी हैव डन सो फार। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एक लॉ प्रपोज किया है, डिजिटल कंपटीशन बिल 2024। इस बिल के मदद से, अभी तो यह बिल है, कानून पास होगा फिर कानून बनेगा जब राष्ट्रपति जी इसको साइन कर देंगे। इस बिल की मदद से क्या किया जाएगा? तो जो डिजिटल जायंट्स हैं जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजन, इनको अपनी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन को मिसयूज करने से रोका जाएगा। ये डिजिटल जायंट्स अब इतने बड़े हो गए हैं कि ये आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, हैरेस करते हैं बाकी कंपनियों को जो इनके प्लेटफॉर्म से अपना सामान बेचती है। तो विथ हेल्प ऑफ दिस बिल a curb will be put on these digital giants to prevent them from misusing their dominant position। और ये बिल जो है भारत में जो लाया जा रहा है, इस तरीके का बिल ऑलरेडी यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन में लाया जा चुका है, यूरोपियन यूनियन डिजिटल मार्केट एक्ट। ये बिल जरूरी क्यों, सरकार क्यों लाकर ले आ रही है ये बिल हाल फिलहाल? देखिए, 2 महीने पहले लगभग ऐसी घटना हुई थी जहां गूगल ने कई सारे एप्स को अपने प्ले स्टोर से डिलिस्ट कर दिया था, एजुकेशन रिलेटेड एप्स। क्योंकि गूगल का क्या नियम है कि वो लगभग 11% से लेकर के 30% तक चार्ज करता है ऑन ऑल ऐप परचेजेस दैट आर प्योरली डिजिटल सर्विसेज। सरल भाषा में कहें तो मान लीजिए कि आपका कोई कोचिंग ही है, उस कोचिंग को का ऐप आपका गूगल पे प्ले स्टोर पे लिस्टेड है, उस कोचिंग का ऐप आपके गूगल प्ले स्टोर पे लिस्टेड है। तो जो भी बच्चा उस ऐप पे जाकर के कोर्स बाई करेगा, उसका लगभग 30% कोर्स फीस आपको सीधा सीधा गूगल को दे देना होगा, क्योंकि गूगल के प्ले स्टोर पे जाकर के उस बच्चे ने आपका कोर्स खरीदा। तो अब आप सोचिए, सिर्फ इस प्ले स्टोर पे आपका ऐप है, इस कारण से आपको अपने कमाई का 30% गूगल को दे देना है। तो ये क्या है? गूगल अपने डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज कर रहा है। गूगल जैसे तो और भी प्ले स्टोर्स हैं, लेकिन गूगल को पता है कि उस प्ले स्टोर पे कोई अगर अपने ऐप को रखेगा तो ज्यादा डाउनलोड होगा ही नहीं। तो गूगल was misusing its dominant position. It was charging up to 30% of all the app purchases if the app was purchased, or if any course was purchased from the app which was listed on Google Play Store। और जो कंपनियां इसको नहीं मान रही थी, पेमेंट नहीं कर रही थी, उनको डीलिस्ट कर रहा था गूगल। तो फिर सरकार ने इंटरवीन किया, भारत सरकार ने, लगभग 2 महीने पहले की बात है, मार्च महीने की, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सरकार के इंटरवेंशन करने पे गूगल ने वो पुराने ऐप्स को वापस से रीइंस्टेट भी किया। सरकार ने डायरेक्ट धमकी दे डाली कि हम तुम्हें बैन कर देंगे भारत में, हमको दूसरा प्ले स्टोर ले आएंगे। तो फिर गूगल ने रीइंस्टेट किया, लेकिन सरकार को ये बात तो समझ आ ही गई कि गूगल इज मिसयूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। ऐसी ही घटना हुई थी पिछले साल। गूगल ने क्या किया था कि अपने प्ले स्टोर पे जो गूगल के ऐप्स हैं, गूगल मान लीजिए कि
गूगल पे, पेमेंट के ऐप्स भी तो कई सारे हैं। गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, भारत पे हो गया, भीम हो गया। अब गूगल क्या कर रहा है, अपने प्ले स्टोर पे अपना ऐप जो है गूगल पे, उसके आइकॉन को बड़ा दिखाएगा, सबसे पहले दिखाएगा। जबकि नियम क्या होना चाहिए, सारे ऐप्स बराबर साइज के दिखने चाहिए। प्लस जो ऐप ज्यादा प्रेफर्ड होंगे कस्टमर द्वारा, उनको सबसे पहले दिखना चाहिए, बाकियों को पीछे होना चाहिए। दैट शुड बी एज पर द रूल। But Google was using its dominant position in the Play Store market in order to promote its own payment app, Google Pay. So that was considered as violation of competition provisions. कंपटीशन, फेयर कंपटीशन हो मार्केट में, इसको इंश्योर कराने के लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के इस अप्रोच को, जहां पे वो अपने आइकॉन को बड़ा, अपने एप्स के आइकॉन को बड़ा साइज में दिखा रहा था, इसको एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर की तरह देखा और गूगल के ऊपर लास्ट ईयर 1300 करोड़ का फाइन लगाया। तो ये फाइन लास्ट ईयर लगा, गूगल फिर भी नहीं सुधरा। इस साल गूगल ने फिर से लगभग 30% पैसे कलेक्ट करने की कोशिश की है, जस्ट बिकॉज सम ऐप इज ऑन द गूगल प्ले स्टोर एंड द कस्टमर इज बाइंग थ्रू दैट ऐप, ऑनलाइन सर्विसेज थ्रू दैट ऐप। इन सब हरकतों के कारण सरकार को ये बात समझ आ गई कि वी नीड टू हैव अ स्ट्रिंजेंट लॉ इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट दीज जाइंट्स, डिजिटल जाइंट्स, फ्रॉम आर्म ट्विस्टिंग देयर कस्टमर्स। अदरवाइज तो ये अब मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन से बन गई है। भारत के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी मैंने बात की, जिसने गूगल के ऊपर फाइन लगाया था लास्ट ईयर, इसको बनाया गया एज पर कंपटीशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002। दैट मीन्स इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इसका मुख्य मकसद यही है कि मार्केट के अंदर फेयर कंपटीशन को प्रमोट करे, किसी भी कंपनी के मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी को अवॉइड करे, तभी जाकर के कस्टमर्स को बेस्ट, मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे एट द बेस्ट रीजनेबल प्राइसेस। तभी ये हो पाएगा जब कंपनियों के बीच में कंपटीशन हो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर यूपीएससी ने लास्ट ईयर मेंस में ये प्रश्न पूछा था। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, हिंट्स मैंने नीचे दे रखा है, जरूरत पड़े तो हिंट्स भी पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पिछले साल से असम सरकार ने क्या शुरू किया है, असम पुलिस का बीएमआई टेस्ट कराती है। और जो लोग भी ओबेसिटी से ग्रस्त होते हैं, इन्फ्लिक्टेड विथ ओबेसिटी, उनको वार्निंग दी गई है लास्ट ईयर। तो लगभग 70,000 पुलिस पर्सनल्स की बीएमआई टेस्टिंग हुई थी लास्ट ईयर। उसमें से लगभग 1700 लोग इस बीएमआई रीडिंग में फेल हो गए, क्योंकि उनकी बीएमआई 30 से ज्यादा आई। अब इस साल फिर से बीएमआई टेस्ट होगा, और अगर दोबारा फेल हो गए बीएमआई टेस्ट में, यानी कि दोबारा अगर बीएमआई टेस्ट में आपकी बीएमआई लिमिट 30 से ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे पुलिस कर्मियों को वॉलेंटरी रिटायरमेंट दिया जाएगा, ऐसा डीजीपी साहब ने कहा है। तो बेसिकली असम पुलिस के अंदर प्रोफेशनलिज्म बना रहे, फिटनेस बना रहे, इसके लिए उनका बीएमआई टेस्ट होता है। पिछले साल से शुरू किया गया। एथिक्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जीएस पेपर 5 में तो पूछ ही सकते हैं, मतलब ये लिख ही सकते हैं। तो असम सरकार ने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए और भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, एक बार जरा देख लीजिए, जीएस पेपर 5 में हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए। तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए 2 शिफ्ट ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी होगी मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो शिफ्ट में बांट दिया है ड्यूटी को। अदरवाइज पहले पुलिस वालों का कोई शिफ्ट ही नहीं होता था, एक बार लग गए तो 2-2 3-3 दिन तक ड्यूटी पे ही है। 1 मंथ का स्पेशल लीव फॉर दोज पुलिस पर्सनल हु आर पोस्टेड एट डिफरेंट बटालियंस एंड स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली। उनको साल में एक बार 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। 10 बटालियंस ऑफ स्पेशल कमांडोज इन लाइन विथ एनएसजी कमांडोज, ताकि स्टेट के अंदर इंसर्जेंसी को काउंटर किया जा सके। पुलिस पर्सनल के वेलफेयर के लिए, यानी कि पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए एनुअल हेल्थ चेकअप, उसके अलावा पुलिस कॉलोनी में बेसिक एमिनिटीज, ये सब इंश्योर कराई गई। आसाम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही, जो प्रोजेक्ट मोइत्री, जिसका पर्पस था मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ आसाम, उसके अंदर आसाम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट लाया गया इन ऑर्डर टू काउंटर साइबर टेररिज्म इन आसाम। उसके अलावा चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। भरौल मुख पुलिस स्टेशन बिकेम आसाम फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। फिर दूसरा अनदर चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन वाज ब्रॉट इन मंगलदोई डिस्ट्रिक्ट। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन मतलब, अगर किसी कारण से मान लीजिए बच्चों को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, तो उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे वो ज़्यादा घबराए नहीं, डरे नहीं।
दैट इज चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। उसके अलावा असम पुलिस ने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है ताकि लोगों को अवेयर कर सके। उसके अलावा असम सरकार लेकर के आई 2021 में असम पुलिस अमेंडमेंट एक्ट। दिस असम पुलिस अमेंडमेंट एक्ट was brought in order to amend original असम पुलिस एक्ट ऑफ 2007। तो 2007 में असम पुलिस को रेगुलेट करने के लिए असम पुलिस एक्ट लाया गया था, उसको अमेंड करते हुए 2021 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत जो मुख्य प्रोविजन है वो है असम स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन। ये असम स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन क्या करता है? इस बॉडी के अंदर आप केस रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं अगर कोई भी पुलिस अधिकारी कोई सीरियस मिसकंडक्ट करता है, जैसे फेक इनकाउंटर, कस्टोडियल टॉर्चर, ऐसी कुछ हरकत होती है और आपको उसका इंफॉर्मेशन है, तो आप असम के स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं, विच हैज बीन क्रिएटेड एज पर दिस असम पुलिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। तो इस तरीके से असम पुलिस को प्रोफेशनल बने रहने में एंड रूल ऑफ लॉ के भीतर रह करके काम करने के लिए ये प्रोविजन पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन लाया गया है। ये जो असम के अंदर ये पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन लाया गया है एज ए रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2021, दिस हैज बीन ब्रॉट इन लाइन विथ प्रकाश सिंह केस डायरेक्टिव गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, प्रकाश सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे, आईपीएस ऑफिसर थे, डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया अपने रिटायरमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि वो पुलिस को ऑटोनॉमी दिलवाने के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दे। प्रकाश सिंह जी का कहना था उस पीआईएल में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को कि अगर पुलिस को ऑटोनॉमी दी जाए, अपना काम ईमानदारी से करने की छूट दी जाए, तो क्राइम काफी हद तक रुक सकता है, कम हो सकता है। लेकिन करप्ट पॉलिटिशियंस पुलिस ऑफिसर्स को अपना काम ईमानदारी से करने नहीं देते। साथ ही साथ कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो अपने पावर का मिसयूज करते हैं। तो इन दोनों एरियाज को अगर एड्रेस कर दिया गया, पुलिस को ऑटोनॉमी दे दी गई और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर लिमिटेशंस लगा दिए गए, तो फिर क्राइम काफी हद तक रुक सकता है। और प्रकाश सिंह जी के इस पीआईएल के बदले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 10 साल सुनवाई की 1996 के बाद। ये उन्होंने पीआईएल फाइल किया था 2006 में, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को। इन डायरेक्टिव्स को कहा जाता है प्रकाश सिंह डायरेक्टिव, प्रकाश सिंह केस डायरेक्टिव बाय सुप्रीम कोर्ट टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग पुलिस रिफॉर्म्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बात की गई कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए जो पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर, पोस्टिंग को मैनेज करे, पॉलिटिशियंस के विम्स के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। 2 ईयर का टेन्योर डीजीपी के लिए फिक्स होना चाहिए, 2 ईयर का टर्म फिक्स होना चाहिए एसपी के लिए, एसएचओस के लिए। इन्वेस्टिगेशन की टीम अलग होनी चाहिए पुलिस की, लॉ एंड ऑर्डर की अलग होनी चाहिए। एक स्टेट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए जो पुलिस ऑफिसर्स के वेलफेयर का ध्यान दे। उसके अलावा स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। यही स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी वाला जो डायरेक्टिव है, इसको फॉलो करते हुए असम सरकार ने अमेंडमेंट ला करके स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया असम के अंदर, जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर पुलिस अधिकारी अब रूल ऑफ लॉ को वायलेट करते। तो उसके अलावा नेशनल लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट सेंट्रल लेवल, जो पुलिस अधिकारी सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उनके सिक्योरिटी टेनियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए ये डायरेक्टिव दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे ज्यादातर स्टेट्स ने पूरा पूरा काम किया नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ प्रोविजंस पे काम हुआ है। आसाम के अंदर आप देखोगे 2 साल का टेनियर फिक्स कर दिया गया डीजीपी का, एसपीस के लिए भी नॉर्मली 2 साल का टेनियर रहता है। कंप्लेंट कमिटी बना ही दी गई है यहाँ पे, कंप्लेंट कमीशन, स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन बना ही दी गई। तो असम के अंदर प्रकाश सिंह केस डायरेक्टिव के ऊपर अच्छा खासा काम हुआ है। पुलिस रिफॉर्म्स की बात चल रही है तो एक और कमेटी का नाम देख लीजिए, डीजीपी एन चांगकाकोती कमेटी। इस कमेटी को बनाया गया था साल 2002 में और इस कमेटी को मेनली बनाया गया था ताकि पुलिस अपॉइंटमेंट में कोई गुफअप ना हो और कोई करप्शन ना हो। तो पुलिस अपॉइंटमेंट में कोई बेईमानी ना हो, ब्राइबरी ना हो। तो डीजीपी एन चांगकाकोती कमेटी ने क्या सजेशन दिया
कि every year DGP should constitute a selection board headed by senior DIG and other DIG। एक सिलेक्शन बोर्ड हर साल बननी चाहिए। ये नहीं कि एक बोर्ड बनी हुई है 5 साल 6 साल से ताकि वो सिस्टम सेट कर लें करप्शन करने का। एवरी ईयर ए न्यू सिलेक्शन बोर्ड शुड बी क्रिएटेड। हर साल नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसी शुड बी issued in the first fortnight of July and selection process should be completed within that year itself। और ट्रेनिंग जनवरी से शुरू हो जानी चाहिए। The government or DGP should have no power to relax education qualification, age limit, physical standards etc। कहीं से भी आपको रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, ऐसे नियम होने चाहिए, मतलब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये सब सजेशंस थे डीजीपी एंड चांगाकती कमेटी के, ताकि अपॉइंटमेंट रिलेटेड प्रोसीजर में पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाए। ऐसा प्रश्न आपसे जीएस पेपर 5 में पूछा जा सकता है, तो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सेवास्तोपोल पोर्ट, देखिए मैंने प्रश्न जो दिया था ना क्रीमिया पेनिनसुला पे दे दिया था। क्रीमिया पेनिनसुला तो सी ऑफ अजोब में भी खुलता है, ब्लैक सी में भी खुलता है। एक्चुअल में मैं लिखना चाहता था सेवास्तोपोल पोर्ट। सेवास्तोपोल पोर्ट लोकेटेड इन ब्लैक सी, ठीक है, तो सवाल थोड़ा गलत था। एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला सिक्किम को थ्रू 35th अमेंडमेंट एक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।